इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या बेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन कार से किया सफर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन में की संयुक्त सवारी। हुबली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर निशाना। अमित शाह के खिलाफ लगे नारों पर जताई नाराजगी। हुबली में पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने सिद्धार्थ मैया के कार्यालय पर उठाए सवाल। कहा, सिद्धार्थ मैया के कार्यालय में बिगड़ा लॉ एंड ऑर्डर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिदायत पटेल का निधन। कई बार चाकू से हुआ नेता पर वार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक नीली कार से मिलकर सवारी की। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने गाड़ी के बगल में खड़े होकर पोज भी दिया। कार पर साफ तौर पर पावर्ड बाय हाइड्रोजन लिखा हुआ था। नीले रंग वाली ये कार टोयोटा मिराई की थी। यह कार हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन है। यह भारत में ग्रीन हाइड्रोजन और स्वच्छ मोबिलिटी समाधानों के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को दिखाता है। यह प्रतीकात्मक ड्राइव का मकसद हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी की क्षमता को दिखाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ परिवहन विकल्पों को बढ़ाने देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करना था। हुबली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर देश को बांटने की मानसिकता रखने वालों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश को आजादी दिलाने का दावा करती है, लेकिन वह देश को बांटने वालों के साथ हमदर्दी दिखा रही है। तो वहीं अमित शाह के खिलाफ लगे नारों पर प्रतिक्रिया दी और आलोचना की कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक में सत्ता में बैठी राजनीतिक पार्टी राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी ताकतों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से कुछ लोगों ने देश को भाषा, जाति और धर्म के आधार पर बांटकर सत्ता का सुख भोगा है। साथ ही ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, शहरी ग्रामीण में भी बांट दिया है। प्रसन्नता का विषय कि मुझे कर्नाटक की सांस्कृतिक धरती पर, इस संस्कारधारी धरती पर हुबली धारवाड़ में आकर के राजस्थान के सभी प्रवासी जो यहाँ निवास करते हैं उनके साथ मिलने का, उनके साथ बातचीत करने का, स्नेह के कुछ पल उनके साथ साझा करने का सौभाग्य मिला है। अपने 2 दिन के कर्नाटक प्रवास में, जहाँ में विश्व की धरोहर के रूप में नामित यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में, जहाँ टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में जो स्थल भारत के पर्यटन गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन सकता है, वहाँ आने वाले समय में हम पर्यटन को कैसे विकसित कर सकते हैं, इसकी एक विस्तृत योजना बनाने के परिप्रेक्ष्य में यहाँ आने का सौभाग्य मिला था। 2 दिन तक वहाँ काम पूरा करने के बाद आज वापस लौटते वक्त हुबली में आदरणीय विधायक महेश जी के साथ मिलकर राजस्थान प्रवासियों के इस एक स्नेह मिलन में आने का सौभाग्य मिला। राजस्थान के लोग बड़ी संख्या में यहाँ निवास करते हैं और इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को और अधिक ऊंचाई देने में अपनी तरफ से बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के प्रवासी व्यवसायियों, व्यापारियों का है। मैंने सभी को शुभकामनाएं दी है, नए वर्ष की शुभकामनाएं दी है। इनसे जुड़ा हुआ एक विषय है, क्योंकि राजस्थान के साथ में, अपनी धरती के साथ, अपनी माटी के साथ इनकी जड़ें जुड़ी हुई है।
हर तीज पे, त्योहार पे, शादी पे, विवाह पे, जो है पारिवारिक उत्सवों पर इनको राजस्थान जाने के लिए हवाई सुविधा का अभी जोधपुर के साथ में कनेक्टिविटी नहीं है। इन्होंने अभी मुझसे मांग की है। और रेल भी जो है वो यहाँ सप्ताह में एक ही दिन यहाँ से जाती है। रेल के फेरे बढ़ें और यहाँ से जोधपुर अथवा अहमदाबाद के लिए हवाई यात्रा की सेवा शुरू हो, इसकी मांग इन्होंने की है। मैं अवश्य भरोसा दिलाता हूँ कि दोनों ही संबंधित मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को और एविएशन मिनिस्टर श्री राम नायडू जी दोनों से चर्चा करके शीघ्र इस समस्या का समाधान कैसे हो। जोधपुर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 महीने में टर्मिनल बिल्डिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जोधपुर में हवाई सेवा का मैं अभिवृद्धि करने की होने की पूरी संभावना है। मुझे पूरा भरोसा है कि इनकी ये जो मांग, प्रवासियों की जो मांग है, इस मांग को हम निश्चित रूप से समय रहते पूरा करेंगे। राजस्थान बहुत हो रही हैं, तो इसके देखिए, बारे में देश में ऐसी राजनीतिक विचारधारा के लोग जिन्होंने आज़ादी से लेकर के अब तक देश को बांट करके सत्ताओं के सुख भोगे। पहले देश को मज़हब के आधार पर बांटा, देश को जाति के आधार पर बांटा, देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, देश को अगड़े और पिछड़ों के नाम पर बांटा, देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, देश को शहर और गांव के नाम पर बांटा। अब वही लोग, क्योंकि अब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, तो ऐसे सब लोग, ऐसी सब ताकतें मिल करके अब भाषा के नाम पर इस तरह का विद्वेष देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये केवल कर्नाटका में नहीं है, इसी तरह की परिस्थितियाँ तमिलनाडु में, इसी तरह की परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में खड़ी करने की कोशिश की गई। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना, हम सब एक हैं, एक देश के निवासी हैं। हमारी बोली भाषा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा जो है हमारे संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः हम सब लोगों की आत्मा भारतीय है। हम सब भारतीय हैं और हम सब मिलकर के ही भारत को जो है, भारत के भवितव्य को सिद्ध करते हुए भारत को विकसित भारत बना पाए। तो ऐसे लोग जो अपनी क्षुद्र राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस तरह से देश को बांटने का षड्यंत्र करते हैं, देश उन लोगों को पहचानता है, जानता भी है। और ऐसे लोग सिमटते अब थोड़ा सा हाशिए पर बचें। अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो मुझे लगता है थोड़े दिन उस हाशिए से भी कहीं न कहीं मिटने की संभावना है पूरी। जैसा आपने कहा, ये विषय नया नहीं है। ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ भारत के टुकड़े होंगे कि कई नारे लगे थे, जहाँ कसाब की फांसी पर जो है आंसू बहाए गए थे। ये वही विश्वविद्यालय है जिसकी इस तरह की गतिविधियों और मानसिकता से सभी लोग परिचित हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस तरह की गतिविधि और मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल, जिसकी सत्ता कर्नाटका में है, वो सामने खड़े होकर के उनका सहयोग और उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता है। एक दल जो अपने आप को देश को आज़ाद कराने का में योगदान का दंभ भरता है, वो आज देश को बांटने वालों के साथ में, देश को तोड़ने वालों की मानसिकता के साथ में अपनी राजनीतिक अभिप्सा को पूरा करने के लिए खड़ा होता है। मैं ये मानता हूँ कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उन युवाओं से, वो 52 साल 55 साल के युवा की पार्टी जो नेता जिस पार्टी के हैं, वो उनका आचरण और व्यवहार ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हुबली में पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने सिद्धार मैया के कार्यालय पर सवाल उठाए और जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देवराज अरस ने बिना गैप के सीएम रहते हुए रिकॉर्ड बनाया, लेकिन सिद्धार मैया के कार्यालय में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम खत्म हो गया है। शेट्टार ने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है और इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो गया है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए पैसे जारी नहीं कर रही है, तो वहीं यहाँ की कांग्रेस सरकार बेलगाम धारवाड़ रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर लापरवाह है। बजೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ CM ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಜನತೆ ಏನೊಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ನನಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಎಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್
ಅವರು ಎಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ದೇವರಾಜ ಅರಸು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರದ್ದು 2 ಪೀರಿಯಡು. ಹಿಂದೆ 2013ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು, ಆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು 2.5 ವರ್ಷ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, 5 ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ. ದೇವರಾಜ ಅರಸುದು ಏನಿತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು. ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದರು, ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಆಗಲಿ, ನಮಗೇನು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅವಧಿ ಮಾಡಿದಾರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಏನು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದರು, ಈಗ 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಪಬಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ, ಆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಭಾಳ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜನ ಉಪಯೋಗಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. 30,000, 40,000 ಕೋಟಿನೋ, 50,000, 60,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸು ಸಹಿತ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ಈ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನ. ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ್ದು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಬಿಟ್ಟದಾಗ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಹೊಸದನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಅವರು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಸೆಟ್ರ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಮಗೇನು ಈಗ ನಾವು ರೋಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮತ್ತೊಂದು, ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವೈಷ್ಣವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಟು ಧಾರವಾಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಫೈನಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಣ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು 200 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ CM ಆಗಿರೋಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಏನು ನೈತಿಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಲದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಒಂದು ಡೇ ಬೈ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಪುರದೊಂದು ಘಟನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಘಟನೆ ಮಲಾದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನೊಂದು ಹಲ್ಲೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ? ಹಂಗಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ನಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತೇವೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅದೇನೂ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಕಲ್ಲು ತೂರುದು ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಫಿಯರೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ, ಭೀತಿ, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕು ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ, ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರಿನ್ ಬಂದಂಥ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ಇವತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಹೂಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಾಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೌನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ अकोला जिला के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हिदायत पटेल पर उनके मूल गांव मोहाला में चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस जानलेवा हमला में गंभीर रूप से घायल हुए हिदायत पटेल को उपचार के लिए
अकोट के अकोला रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमले के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। तो वहीं इस हमले के बाद से पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण 16 नागरिकों की दुखद मृत्यु, 1400 से अधिक लोगों के बीमार होने और 162 से अधिक लोगों के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होने की गंभीर घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस जनहानि के विरोध में सागर शहर युवा कांग्रेस की तरफ से लाखा बंजारा झील में एक अनोखा और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया। यह विरोध सागर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष सागर साहू के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर को तालाब में डुबोकर सरकार की असंवेदनशीलता के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। साथ ही उनके तत्काल इस्तीफा की मांग भी की गई। युवा कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि घटना कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि इंदौर नगर निगम और राज्य सरकार की घोर लापरवाही का परिणाम है। साथ ही युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष सागर साहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोषियों पर शीघ्र कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप लेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। युवा कांग्रेस पीड़ित परिवारों को न्याय, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए और सुरक्षित पेयजल की गारंटी की मांग भी करती है। लुधियाना में गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है, जहां लुधियाना प्रशासन ने गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन जीवनी की शुरुआत की है। इसका डीसी हिमांशु जैन ने मिशन जीवनी की शुरुआत की है। इसी को लेकर डीसी ने कहा कि इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के डिलीवरी के दौरान होने वाली मौतों को रोकना है। इसके लिए आशा वर्कर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हिमांशु जैन, डिप्टी कमिश्नर लुधियाना। ਅੱਜ बड़ी खुशी हो रही है ये साझा करते हुए कि असी लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ मिशन जीवनी लॉन्च ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ एम है 2 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰਨਲ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ डिलीवरीज़ ਦੇ समय। उस ਡੈਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ਥਰੂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਥਰੂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਸ, ਥਰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ BP ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਬਸਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਪਸ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਪਸ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ MMR ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सागर के बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में अब फेफड़ों की गंभीर बीमारियों की जांच आसान हो गई है। यहां पीएफटी और एफओटी सुविधा शुरू की गई है, जिससे अस्थमा, सीओपीडी और पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों का सटीक निदान संभव हो पाएगा। आपको बता दें कि इस अत्याधुनिक सुविधा का लोकार्पण अधीक्षकता डॉक्टर पीएस ठाकुर और अधीक्षक डॉक्टर राजेश जैन की तरफ से किया गया। इसी को लेकर अधीक्षकता डॉक्टर पीएस ठाकुर ने बताया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा प्रतिदिन ओपीडी में दी जाएगी। आज हमारे रेस्पिरेटरी विभाग में फिजियोलॉजी विभाग के द्वारा ये पीएफटी की मशीन का वो किया गया है। और ये जो है परमानेंट फंक्शन टेस्ट बहुत आवश्यक होते हैं। जो भी दमे के मरीज हों, इस तरह के जो मरीज होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हम लोगों ने ये शुरू किया है एक नई यहाँ पर व्यवस्था सुविधा, इसका लाभ हमारे मरीजों को मिलेगा और उनको यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए परेशान होते हैं। तो ऐसे में सुविधा उनको वहीं अपने ओपीडी में ही मिल जाएगी। और पूरे जो हमारे फिजियोलॉजी के जो डॉक्टर्स हैं वो ना सिर्फ इस पीएफटी मशीन से, एफओटी मशीन से जांच करेंगे, बल्कि उसको क्लिनिकली उसको किस तरह से उसको करना है, उसको असेस करना है, किस तरह से उसका डायग्नोसिस बनाना है, वो रेस्पिरेटरी विभाग के साथ मिलकर उस पर काम करेंगे। तो एक नई सुविधा है जो हमारी बीएमसी में आज चालू हुई है नए साल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे मरीजों को बहुत लाभ देगी। मैं रेस्पिरेटरी विभाग से डॉक्टर तला और उनकी टीम को और फिजियोलॉजी विभाग से डॉक्टर रविकांत अर्जरी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी हमने एक नई स्टेप शुरू की है। आज बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में स्पायरोमेट्री की जांच शुरू की गई है। ये जांच जो है खास करके बुनियादी तौर पे सांस के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए किया जाता है। इससे अपने को बीमारी का पता लगाने में और बीमारी के जब इलाज कर रहे होते हैं तो उसके कितना फायदा हुआ है इसको आकलन करने में काफी फायदा मिल रहा होता है। ये जो जांच है इसके लिए आज से फिजियोलॉजी विभाग उसका भी सहयोग मिल रहा है और खास करके उनके जो पीजी स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर सेवाएं दे रहे होंगे और उनको ये बात का लाभ मिलेगा कि सिर्फ जांचों से ही मरीज को नहीं ठीक किया जाता है, वरन मरीज को भी देखने का साथ ही साथ लाभ मिल सकेगा। तो एक तरफ उनकी जांचें और उसके बाद मरीज की जो फायदे हो रहे हैं या नुकसान हो रहा है, उसका बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है या बेहतर इलाज हो रहा है, ये सब सीखने का मौका फिजियोलॉजी विभाग के पीजी स्टूडेंट्स को भी मिलेगा और इससे रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग की जो जांचें और उसका जो पूरा इलाज का तरीका है उसको बेहतर करने का एक अच्छा मौका बन पा रहा है। ये सोमवार से लेकर के शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे रोजाना किया जाएगा 12 नंबर ओपीडी में। प्रथम तल पे मेडिकल कॉलेज के 12 नंबर ओपीडी है जहां पर की ये जांच की जा रही होती है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने आसपास में, अपने परिवार में अगर किसी को सांस से संबंधित बीमारी हो तो जरूर से 12 नंबर ओपीडी में आकर के चेक कराएं और ये जो जांच शुरू की गई है इससे फायदा लें। धन्यवाद। डॉक्टर तलहा साहब द्वारा इस सब की जानकारी आपको दी गई। इसके साथ साथ हमारे रिसर्च वर्क में जो मेडिकल कॉलेज में स्पेशली जरूरी है, बहुत सारे रिसर्च वर्क में भी इस सुविधा का उपयोग किया जा सकता है, जो कि हर एक डिपार्टमेंट के एचओडी, हर एक डिपार्टमेंट के पीजी हमारे रेस्पिरेटरी विभाग तथा फिजियोलॉजी विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए रिसर्च वर्क भी इस पे कर सकते हैं। ये एक अन्य सुविधा। धन्यवाद। जोधपुर में 9 से 11 जनवरी को आयोजित होने वाले माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो का आयोजन अखिल भारतीय वर्षीय माहेश्वरी महासभा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस आयोजन की थीम वैदिक भारत से वैश्विक भारत तक समाज की भूमिका विजन 2047 रखी गई है। इस महाकुंभ में देश विदेश के हजारों माहेश्वरी बंधु भाग लेंगे। इसमें वैचारिक आदान प्रदान, परंपरा और जीवन मूल्यों को जानने का अवसर मिलेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश विदेश में माहेश्वरी समाज को बुलंदियों प्रदान करने वाले प्रवासी उद्यमियों के अनुभवों के लाभ के साथ स्टार्टअप और स्थापित उद्यमियों को मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। के आतिथ्य में और जोधपुर जिला सभा के आयोजक संस्था के रूप में, सहयोगी संस्था के रूप में हमारा माहेश्वरी समाज जोधपुर इन सब के साथ मिलकर के
आगामी 9, 10, 11 जनवरी को जोधपुर में ये आयोजित होने जा रहा है, जिसके एक्सपो कार्यक्रम जो 3 दिवसीय है उसके शुभारंभ समारोह में लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और जोधपुर के पूर्व महाराजा श्रद्धेय दत्त सिंह जी साहब, इसके साथ में राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय जोगाराम जी, के विश्नोई जी, अविनाश गहलोत जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधिगण और पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब, उनको भी निमंत्रण दिया हुआ है। उन सब लोगों की मौजूदगी में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम हम आरंभ करेंगे और 2 दिवसीय हमारा जो अधिवेशन है उस अधिवेशन के शुभारंभ समारोह में देश के यशस्वी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, केंद्र सरकार के यशस्वी जोधपुर के लोक लाडले सांसद और केंद्र के संस्कृति और पर्यटन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी सहित देश के अन्य सभी प्रमुख औद्योगिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। दिनांक 11 को समाज अलंकरण समारोह के कार्यक्रम में देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी को निमंत्रित किया गया है। श्रद्धेय राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, आदरणीय ओम प्रकाश माथुर जी, आदरणीय लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस दिनेश महेश्वर जी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदरणीय दिनेश महेश्वर जी सहित अन्य कई वरिष्ठ लोग दिनांक 11 के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। देश के 100 से अधिक प्रशासनिक क्षेत्र के लोग, 500 से अधिक देश के अच्छे बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लोग और 50,000 के लगभग समाज के प्रतिनिधि मिलकर के इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जोधपुर के आमजन के लिए 9, 10, 11 को एक्सपो दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक B2B देखने, सुनने, समझने और उसमें से रोजगारों के अवसर ढूंढने के लिए ओपन रहेगा। रिसर्च का एक बड़ा कार्यक्रम स्टार्टअप का है, जॉब कनेक्ट का एक कार्यक्रम है। इसके कई सारे आयाम हैं जिनके बारे में आप कार्यक्रम के बीच में आकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।